इस वक्त की बड़ी खबर बांकीपुर उपचुनाव से सामने आ रही है, जहां आरजेडी ने भी अपने प्रत्याशी को मैदान में उतार दिया है। रेखा कुमारी गुप्ता को इस सीट से मैदान में उतारा गया है। वहीं आपको बता दें, जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर इस सीट से खुद मैदान पर उतरे हैं। वहीं कांग्रेस भी इस सीट पर दावेदारी ठोकने का ऐलान कर चुकी है और साथ ही साथ तेज प्रताप यादव ने भी अपने प्रत्याशी को इस सीट पर उतार दिया है। लेकिन साथ ही बीजेपी के प्रत्याशी पर अभी तक सस्पेंस बरकरार है। अभी तक सामने नहीं आया है कि बीजेपी आखिर किसको सीट पर उतारेगी, किसको मैदान पर उतारेगी। लेकिन दूसरी तरफ ये बीजेपी का कई दशकों से बड़ा गढ़ माना गया है। ऐसे में इस सीट का जो सियासत है वो इन दिनों बिहार की सियासत का केंद्र बनी हुई है। तो क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ समीकरण इस सीट पर देखने को मिल रहे हैं और कैसे क्या चुनौतियां सामने आ सकती है सम्राट चौधरी से लेकर प्रशांत किशोर के सामने, इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी नवेंदु जी। सर, सबसे पहले बात करते हैं, विपक्ष में इस सीट को लेकर काफी बौखलाहट और रार देखने को मिल रही है, तो क्या कुछ समीकरण बैठ रहा है? देखिए, विपक्ष इस बात को अच्छे तरीके से जानता है कि ये गढ़ बीजेपी का है और यहाँ आरजेडी अगर उम्मीदवार उतारती, जो पहले की बातें थी, घोषणा कल ही हुई है, लेकिन उससे पहले विपक्षी खेमे में चल रहा था कि कौन उम्मीदवार उतारे। बातचीत ये भी चल रही थी क्या प्रशांत किशोर को समर्थन दिया जाए, लेकिन खुद पीके ने इन तमाम अटकलों से खुद को अलग कर लिया और कहा कि वो किसी के साथ गठबंधन में चुनाव नहीं लड़ेंगे। उसके बाद आरजेडी ने फौरन इस सीट से रेखा कुमारी को अपना उम्मीदवार बना दिया, जो कि नितिन नवीन के सामने 2025 के विधानसभा चुनाव में लड़ी थी और 46,000 कुछ वोट उनको मिले थे। उसके बाद कांग्रेस बिलबिला गई और कांग्रेस को लगा कि आरजेडी ने बिना हमसे पूछे, बिना हमें बताए अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया। पहली बात, इससे एक चीज तो क्लियर हो गई, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के बीच में कम्युनिकेशन बिल्कुल बंद है। दोनों के बीच गैप साफ साफ नजर आ रही है और इसी के चलते बिहार में इंडी गठबंधन की ये स्थिति है। न राहुल गांधी तेजस्वी यादव से बातचीत करते हैं, न तेजस्वी राहुल गांधी से बात करते हैं। ये लोग कभी 6 महीने साल भर में मिलेंगे, कभी मटन बनाएंगे, कभी सड़क पर घूमेंगे वोट चोरी का मुद्दा उठाकर। जो मेन मुद्दा रहता है उससे ये दोनों गायब रहते हैं और स्थिति ऐसी है कि आज इनके कार्यकर्ता आपस में मारधाड़ में लगे हुए हैं। कांग्रेस वाले बयान दे रहे हैं, असित नाथ तिवारी का बयान आया है, ऋषि मिश्रा का बयान आया है कि हम भी इस सीट पर उम्मीदवार उतारेंगे और आरजेडी ने पहले उतार दिया है। तो आरजेडी के जो पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री रहे हैं सुरेंद्र यादव, वो कह रहे हैं कि ये कौन है मुझे मालूम ही नहीं है। तो आप सोचिए आरजेडी की स्थिति किस हद तक नीचे चली गई है कि आरजेडी के इतने बड़े नेता वो कह रहे हैं कि उनकी पार्टी से जिसे उम्मीदवार बनाया गया वो उनको नहीं जानते। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी, जिसको 5,000 वोट लाने की क्षमता नहीं है बांकीपुर में, वो भी उम्मीदवार की दावेदारी कर रही है। और अब देखिए, बीजेपी की तरफ से अब तक नाम का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन एक नाम की बहुत ज्यादा चर्चा है। अजीत लाली का नाम बहुत चल रहा है कि अजीत लाली को क्या उतारकर बीजेपी बड़ा दांव खेलेगी, क्योंकि पार्टी सोच रही है कि अगर नितिन नवीन के किसी खास को, किसी परिवार वाले को उतारेंगे तो फिर प्रशांत किशोर इसी मुद्दे को लेकर घेरेंगे। वो बार बार 35 साल से परिवारवाद का आरोप लगा रहे हैं। तो बीजेपी बहुत सोच समझकर ये फैसला लेगी और आज या फिर कल में उनके कैंडिडेट का ऐलान हो जाएगा। लेकिन जो स्थिति विपक्ष में नजर आ रही है, मुकाबला बीजेपी बनाम प्रशांत किशोर ही होगा। लेकिन सवाल यह है कि फिर आरजेडी को वोट कौन करेगा? क्या यादव वोट बैंक में सेंधमारी नहीं होगी? इस बात की फिलहाल गारंटी नहीं है, क्योंकि इस बार ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कुछ यादव प्रशांत किशोर को वोट कर दें, कुछ मुसलमान प्रशांत किशोर को वोट कर जाएं। तो ऐसे में बीजेपी का जो कैडर वोटर है वो तो अपने साथ बना रहेगा पार्टी के साथ, लेकिन विपक्षी वोट में अगर बिखराव होता है तो फिर स्थिति कहीं ऐसी ना हो जाए कि बीजेपी कैंडिडेट को अकेले इतने वोट आ जाएं जितने सारे विपक्षी कैंडिडेट को मिला करके ना आए। और इन्हीं स्थितियों को देखते हुए लगातार बीजेपी इस कोशिश में लगी हुई है कि वो कौन सा बेहतरीन उम्मीदवार होगा जिसको मैदान में उतारें। लेकिन आप दूसरी तरफ देखिए, आरजेडी, कांग्रेस, जो लेफ्ट पार्टियां हैं, इनमें आपस में कुछ भी जो बहुत बढ़िया रिश्ता है वो नजर नहीं आ रहा है। अगर इनको अपने कैंडिडेट का नाम अनाउंस करना था तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबको साथ लेकर करना चाहिए था। उसमें कांग्रेस वाले भी होते, सीपीआई, सीपीआईएम, सीपीआईएमएल वाले भी होते, आईपी गुप्ता और ओवैसी को भी रखना चाहिए था अगर इन्होंने राज्यसभा और एमएलसी चुनाव में एक दूसरे का समर्थन दिया है तो। लेकिन ये कुछ भी नजर नहीं आया। लेकिन सर, क्या विधानसभा चुनाव की जो स्थिति देखने को मिली थी कि एक ही सीट पर महागठबंधन के 2 उम्मीदवार उतरे हुए हैं, क्या इस बार भी ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा? ये टूट फूट के चलते क्या बांकीपुर उपचुनाव में भी 2 उम्मीदवार उतारे जाएंगे? देखिए, जहां जहां इन्होंने करीब 8 सीट पर ऐसा किया था, फ्रेंडली फाइट का नाम दिया था और सारी की सारी सीट ये हार गए। क्योंकि दिक्कत ये है कि इन दोनों पार्टियों में घमंड इतना ज्यादा है कि दोनों राजघराने वाले पार्टी, एक तरफ लालू यादव, एक तरफ सोनिया गांधी, एक तरफ तेजस्वी, एक तरफ राहुल गांधी, ये लोग अपने आप से ऊपर किसी को समझते नहीं है।
हालांकि रेखा गुप्ता को उम्मीदवार बनाया गया है, ये आरजेडी के लिए प्लस पॉइंट है, क्योंकि एमवाई समीकरण अगर उनके साथ रहता है और रेखा गुप्ता भी बनिया समुदाय से आती हैं, तो अगर कुछ वोट लाती हैं तो फिर मुकाबला जो है त्रिकोणीय हो सकता है, क्योंकि प्रशांत किशोर भी बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आरजेडी और कांग्रेस अगर मिलकर चुनाव लड़ती तो क्या स्थिति बेहतर होती? तो इसका जवाब है निश्चित तौर पर हाँ। लेकिन अब ऐसे में सबसे ज्यादा नुकसान किसी पार्टी को होगा तो वो आरजेडी को ही होगा, क्योंकि 46,000 वोट उनको मिला था 2025 के चुनाव में। अगर इस बार वो वोट गिरता है, अगर उसमें आप मान लीजिए 10 से 15,000 वोट कम होते हैं, क्योंकि कुछ वोट मुस्लिम के बारे में कहा जा रहा है कि वो पीके के साइड जाएंगे, तो ऐसे में ये आरजेडी के लिए बेइज्जती की बात होगी, क्योंकि आप सबसे बड़ी पार्टी हैं, आपके सबसे ज्यादा विधायक हैं विपक्ष की अगर बात करें तो, उसके बावजूद स्थिति इतनी खराब कि आपके कहने पर आपके लोग ही आपके साथ नहीं है। तो सवाल यहाँ पर यही उठ रहा है कि तेजस्वी यादव ने जब रेखा कुमारी के नाम का ऐलान किया तो क्या उन्होंने कांग्रेस से बातचीत की थी? अगर बातचीत की होती तो शायद और बेहतर तरीके से विपक्ष अपने उम्मीदवार के नाम को सामने रखता, लेकिन ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। वहीं आप दूसरी तरफ देखिए, एनडीए में 5 पार्टियां हैं, बीजेपी इस सीट से चुनाव लड़ेगी, लेकिन अब तक जेडीयू, लोजपा, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की ओर से कोई भी ऐसा बयान सामने नहीं आया है जो कि एनडीए गठबंधन पर सवाल उठाए। सर, बीजेपी के सामने इस सीट पर क्या क्या चुनौतियां हैं? क्योंकि इससे पहले नितिन नवीन विधायक रहे, उससे पहले उनके पिताजी विधायक रहे, तो सम्राट चौधरी को इस सीट को जीतने के लिए क्या कुछ सेंधमारी करनी पड़ सकती है? देखिए, अगर पिछले चुनाव की बात की जाए तो नितिन नवीन को करीब 99,000 वोट मिले थे और दूसरे नंबर पर रेखा कुमारी रही थी जिनको 46,000 वोट मिले थे। तो डबल का आंकड़ा साफ साफ नजर आता है, करीब 50,000 वोटों का फासला। तो क्या 50,000 वोटों में सेंधमारी लगा पाएंगे प्रशांत किशोर? ये सबसे बड़ा सवाल है। बीजेपी के सामने चुनौती इस बात की है कि वो पीके के नैरेटिव को कैसे ध्वस्त करेगी, क्योंकि प्रशांत किशोर नैरेटिव ज्यादा बना रहे हैं, माहौल ज्यादा बना रहे हैं। जैसे कि बिहार चुनाव में देखने को मिला था, उन्होंने ऐसी बातें कह दी थी कि जेडीयू को 25 से ज्यादा सीटें आएंगी तो हम राजनीति छोड़ देंगे, इसको इतनी सीटें आएगी तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। लेकिन देखने को क्या कुछ मिला? आप देखिए, मामला पूरी तरह से अलग हो गया, ऐसी कुछ भी तस्वीर सामने नहीं आई। और परिणाम क्या हुआ? नितिन नवीन चुनाव जीत गए और इतने बड़े अंतर से चुनाव जीते जिसकी कल्पना बहुत सारे लोगों ने नहीं की थी। तो बीजेपी के सामने चुनौतियां कम हैं, कुछ चुनौतियां जरूर हैं। यदि सवाल ये उठ रहा है कि यदि प्रशांत किशोर जो दावे कर रहे हैं वो गांव-गांव तक पहुंच, गली-गली तक पहुंच जाते हैं और युवाओं का जो वोट है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्या पीके उसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे? वो परिवारवाद का बड़ा मुद्दा बना रहे हैं। तो बीजेपी के सामने एक चुनौती है परिवारवाद की, लेकिन पार्टी इससे निपटने के लिए इसलिए तैयार है क्योंकि जो कैंडिडेट होगा वो नितिन नवीन के परिवार का नहीं होगा। तो फिर पीके के लिए ये हमला करना फिर उनके सामने बड़ी चुनौती होगी। अगर बीजेपी किसी जमीनी कार्यकर्ता को मैदान में उतार देती है तो फिर प्रशांत किशोर के लिए बहुत चुनौती हो जाएगी, क्योंकि उनके लिए सिर्फ जीतना ही चुनौती नहीं है, उनके लिए सम्मानजनक वोट हासिल करना भी एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि बीजेपी का गढ़ है, तमाम समीकरण उनके साथ हैं। आप देखिए, यादव और मुस्लिमों का वोट कितना है? 20-25% के आसपास भी कुल मिलाकर नहीं होता है। तो ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि जहां 40-42% केवल सवर्ण वोटर हैं, ओबीसी में भी कोयरी, कुर्मी और कायस्थ वोटर की संख्या बहुत ज्यादा है, बनिया वोटर्स की संख्या ज्यादा है। तो ये सब तो बीजेपी और जेडीयू के कोर वोटर हैं। दलितों में रविदास भी हैं, पासवान भी हैं। तो इन चिराग पासवान का चेहरा, जीतन राम मांझी का चेहरा, तो एनडीए के कोर वोटर क्या इस चुनाव में छिटक जाएंगे, जिसकी संभावना ना के बराबर नजर आती है। तो चुनौतियां ज्यादा विपक्ष के सामने है, चुनौतियां ज्यादा प्रशांत किशोर के सामने है, क्योंकि वो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, उनके ऊपर बहुत सारे दबाव भी होंगे। वो उनको ये भी लग रहा होगा कि ये साख की लड़ाई है, क्योंकि आप देखिए बिहार विधानसभा चुनाव में जब उनकी पार्टी सभी सीटों पर लड़ी थी तब उन्होंने हिम्मत नहीं की। राघोपुर से बातें चल रही थी कि वो चुनाव लड़ेंगे, मैदान में उतरेंगे तेजस्वी के सामने, फिर कहा जा रहा था वो सम्राट चौधरी के सामने लड़ेंगे अगर सम्राट पटना से चुनाव लड़ते हैं तो, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। सम्राट तारापुर से लड़े जो उनका पैतृक घर है जहां पर, उसके अलावा दूसरे पार्टियों के बड़े नेताओं तेजस्वी यादव अपने सीट से चुनाव लड़े। तो प्रशांत किशोर को लगा कि इस चुनाव में कहीं हार न मिल जाए, इसलिए वो चुनाव ही न लड़े। और इस बार जब उनको मौका मिला है तो उन्होंने एक ऐसी सीट को चुना है जो बीजेपी का गढ़ कई समय से रहा है। हालांकि राजनीति में कुछ भी संभव है, कभी भी कोई बड़ी सीट पर हार या जीत हो सकती है, लेकिन सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी का चेहरा, सम्राट चौधरी का चेहरा और उसके अलावा नितिन नवीन, जिनको पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, तो क्या पटना के लोगों के जहन में ये बात नहीं होगी कि जिनको हमने इतने लंबे समय तक विधायक बना के रखा, उनको सबसे बड़ी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, तो ऐसे में हम उनके साथ ही रहें? तो आने वाले समय में बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, लेकिन इतना जरूर है कि प्रशांत किशोर माहौल जरूर बना रहे हैं।
जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कुल मिलाकर बांकीपुर उपचुनाव के लिए सभी दलों ने अपनी अपनी दावेदारी ठोक दी है। ऐसे में बीजेपी भी किसी भी वक्त अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर सकती है। साथ ही साथ तेजस्वी यादव से लेकर इस बीच राहुल गांधी के बीच खटपट देखने को मिल रही है। महागठबंधन पूरी तरीके से अभी असमंजस की स्थिति में दिखाई दे रहा है, क्योंकि दोनों ही दल अपने अपने उम्मीदवारों को उतारने का ऐलान करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच तेजस्वी को इसका कितना बड़ा नुकसान होगा, ये देखने वाली बात होगी। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी बिहार।